हाँ भाई नवल, कल वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अरे आपको डाउट था ना नवल, सुनाई दे रहा है कि नहीं? जो कल का आपको डाउट था वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। कल जो पूछ रहे थे आप, तो आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, जोर से। ये चैट में लिखो अगर नहीं समझ आ रहा तो। चैट में लिखो, चैट में, आवाज नहीं आ रही है। समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, फिर तो आ गया, सही है ना? वो आप जैसे इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे समझ आएगा। उसमें क्या होता था, टाइप 1 टाइप 2 के ऑब्जेक्ट है, विदाउट रिप्लेसमेंट एन ऑब्जेक्ट, कैपिटल एन टोटल है, एन माइनस एम, उसमें से एन टोटल कैपिटल एन है, एम ऑब्जेक्ट टाइप 1 का है, एन माइनस एम टाइप 2 का है, स्मॉल एन ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट करते तो बाइनोमियल हो जाता। तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट इसलिए हाइपरज्योमेट्रिक है। उसी में जब हम लोग एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं तो वो बाइनोमियल बन जाता है कि एन ट्रायल्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टाइप 1 ऑब्जेक्ट इन वन ट्रायल, तो इस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग कल ये वाला केसेस डिस्कस किए थे, है ना, मेनली। अभी असाइनमेंट कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, असाइनमेंट ओपन करता हूँ, एक एक डिस्कस करते हैं, जिनके जो भी डाउट्स होंगे आप बता सकते हो मुझे। तो बताओ, जिन लोगों ने अगर ट्राई किए तो मैं वही असाइनमेंट ओपन कर सकता हूँ जो आप कहोगे। आपको यहाँ समझ आ गया वो सॉल्यूशन जो मैंने भेजे थे वीडियो आपको? ठीक है, तो देखो, रैंडम वेरिएबल के जितने भी सिंगल रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन है वो सब आपसे होने चाहिए। जो नहीं हो रहा है मुझसे पूछो, तभी आप ग्रुप में भी क्वेश्चन भेज सकते हो, या यहाँ पे असाइनमेंट ओपन करूंगा, बेटर है असाइनमेंट ओपन करूंगा। इससे फायदा ये होता है कि जो बाद में बच्चे वीडियो देख रहे हैं, चाहे रिकॉर्डेड कोर्स वाले बहुत सारे बच्चे हैं, या जो बच्चे हैं ना लाइव क्लास नहीं कर पाते, अब देखते हो लाइव क्लास में कितने बच्चे आते हैं, दोनों बैच मिला के 50 60 70 बच्चे लाइव क्लास करते हैं। अब बच्चे कितने टोटल मिला के मतलब वैसे तो देखोगे 400 बच्चे हो गए होंगे सब मिला के टोटल, लेकिन वैसे तो क्योंकि बाकी सब ऑलरेडी या तो कर चुके हैं रिकॉर्डेड से, या लाइव क्लास है ना रिकॉर्डिंग देखते हैं, या प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसा है। तो मैंने इसमें कोई असाइनमेंट नहीं होगा अभी, शायद इसको मैंने सारे शिफ्ट कर दिए इधर, तो आई थिंक इसमें कुछ नहीं होगा, है अभी भी? अच्छा, ये शिफ्ट नहीं हुआ इसका मतलब कुछ रह गया है। अच्छा, यही रह गया ना, यह है सारे, मे बी तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मैं इसको उसमें भेज रहा था। तो एनीवे, तो हम लोग पी वाई क्यू वाले मेनली देखते हैं। जो पी वाई क्यू हैं, कौन सा फोल्डर खुला है, डीपीपी ना? जैसे ये जो है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, पहले ओपन करता हूँ। और जिन लोगों ने ट्राई किया डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर बता सकते हो, अगर नहीं तो, है ना? अरे यार, इसमें ऑर्डर में क्यों नहीं आ रहा ये? नेम के अकॉर्डिंग नेम ना। ये खोल रहा था ना मैं। तो मैं कह रहा हूँ सर, ये थोड़े से मुझे लग रहा है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन ये तो बाहर का है, सैम्पलिंग का क्वेश्चन, इसको स्किप करो। ये जैसे क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कर लेते हो, देख लो। तो ये असाइनमेंट है ना, ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, देख के बताना क्वेश्चन नंबर कौन सा, जिन लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट। अरे यार, यहाँ लग रहा है चलेगा नहीं ये। तो
ये तो मैं कुछ दिन पहले डिस्कस ही कर रहा था, ये वाला असाइनमेंट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। मैं ग्रुप में एक बार भेज देता हूँ, तुम लोग इसको बताओ जो भी। सर जी सर जैसे ना ये जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस हैं दोनों स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट और यूनिवेरिएट वाले, वो तो मतलब थोड़े थोड़े हो रहे थे, मतलब ये लेकिन बीटीपीस के जो क्वेश्चंस है ना उसमें एक तो बहुत टाइम भी लग रहा है, उसके बाद भी मतलब वो कुछ कुछ तो हो रहे हैं कि कुछ कुछ हो ही नहीं रहे हैं, मतलब हाँ तो बहुत टाइम लगाने के बाद भी नहीं हो रहे, तो उसको छोड़ दे डीपीपी के क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट है मतलब प्रैक्टिस करने को। हाँ तो वो डिफिकल्ट है, वो थोड़े जैम से लेवल से बहुत डिफिकल्ट लेवल का है। तो उसको आप इनिशियली स्किप भी कर सकते हैं, पहले पीवाई क्यू अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप वो कर सकते हैं। वो डाउट पूछिए, आप ग्रुप में भेजिए, कोई सोल्यूशन भेज देगा। हाँ वैसे तो मतलब वैभव सर बता रहे थे उसके हम्म। डाउट्स वगैरह वो सॉल्व कर देते, हाँ तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हैं, मतलब पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करें। हाँ 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 चलेगा। तो इनिशियली स्किप कर सकते हो चाहो तो, इसमें डीपीपी 1 2 2 3। जी किसका नहीं मिल रहा है? वो कैलकुलस के नाम से होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का अलग से मुझे लगता नहीं बनाया होगा वो, कैलकुलस में ही होगा। या नए बनाए नहीं होंगे ना उसमें, फिर टोटल कितने 130 बनाए ना उसमें। तो बाकी वहां से प्रैक्टिस करो ना, जो एक फोल्डर का नाम है ना कैलकुलस वाला, इंटीग्रल कैलकुलस नाम से, मैथ्स स्टैट्स इंटीग्रल कैलकुलस, उससे करो आप। हाँ उसी से सॉल्व कीजिए, डीपीवाई बनाया नहीं होगा, वो बना रहा होगा, क्योंकि उसको मैंने बोला हुआ है 500 डीपी बनाएंगे पूरे सिलेबस कवर करने का। तो वो अभी आई थिंक बन रहा होगा, तो पूरा सिलेबस जो डीपीपीस बन रहे हैं वो 500 टोटल बनाएगा वो, अभी 2 3 महीने में कंप्लीट हो, उसने 2 250 तक शायद हो गया ना कंप्लीट, कितना हुआ 280 हो चुका है या वन, हाँ 280 आई थिंक हो चुका है ना, 250 में भी पता नहीं, याद नहीं मुझे। तो जितने भी हैं, तो वो टोटल आपको 500 वो बना के दे देगा। अभी बताओ ये असाइनमेंट देखो एक बारी, और इसमें अगर जिनको डाउट है वो पूछ सकते हो, देखो। तो वैसे तो या फिर मैं खुद डिस्कस करूं सारे क्वेश्चन, कैसे कहते हो? ये कौन सा स्टैंडर्ड यूनिवर्स? क्या करूं? हाँ तो वैसे पूछ सकते हो, फिर मुझे ओपन करना पड़ेगा ना। जैसे एकलव्य हुआ ना, मैंने ये भेज दिया, एक बार देख लो, जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट हो तुम पूछ सकते हो। ये जो असाइनमेंट है, इसमें जो भी ये भी ओपन किया हुआ है मैंने, इसमें चेक कर लो, इसमें टोटल कितने 47 क्वेश्चन हैं। तो चेक करो 47 क्वेश्चन में तुम्हें, अगर जिन लोगों ने ट्राई किए हैं उसमें अगर कुछ डाउट हो तो बताओ। इस वाले में कुछ होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होगा, तो वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस अभी जितना इनवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर का भी होगा तो उसको स्किप कर सकते हो चाहो तो। बाकी क्वेश्चन देख लो, जो 2 वेरिएबल वाले हैं वो अभी छोड़ सकते हो। बाकी तो ऐसे ही है ना, जैसे चलो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, अगर ये वाला असाइनमेंट सॉल्व किए हो तो इसका डाउट पूछ सकते हो। डीपीपी डिस्कस करें? तो डीपीपी में बहुत सारे हैं, तो उसमें बताओ कौन सा नंबर का डिस्कस करें, ये बताओ। उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा ना कौन सा नंबर का डिस्कस करें, ऐसे तो अब 200 डिस्कस नहीं करूंगा मैं, उसके लिए पूरा साल चला जाएगा, तो सारे डिस्कस होंगे नहीं। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप सॉल्व करो,
और अभी जैसे ये भी डाउट क्लास समझो, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो भी डीपीपी में डाउट है तुम ग्रुप में भेजो, वो सॉल्व करते हैं, या बताओ कौन सा डीपीपी ओपन करूं, फिर उसको मैं ओपन करूंगा। तभी मेनली मैंने इसको सब इसमें ट्रांसफर कर दिया है, तो इसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो मेन जिन लोगों ने ट्राई की, मैं ये बोलता है डाउट ग्रुप में पूछो या मुझसे पूछो, जैसे भी है। तो जिन लोगों ने ट्राई की बताओ कौन सा डीपीपी ओपन करना है, कौन सा क्वेश्चन बताने हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्ट मत करो कि मान लो इसमें 10,000 क्वेश्चन में 10 के 10,000 डिस्कस नहीं कर सकता, पूरे साल मुझे लगे तभी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें ये कि आप खुद सॉल्व करो और जो डाउट है वो डिस्कस करो, फिर वो ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं कर सकता ना, मैं सिर्फ वो डिस्कस करूंगा जो आपको मुश्किल लगेंगे, वो ट्राई कर सकता हूँ मैं भी, है ना। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो नहीं हो, कोई ऐसा डीपीपी 1 से यहाँ स्टार्ट है ना। जैसे मान लो चलो 1 है, हाँ ओके, तो वैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने ट्राई किए तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक्स भी हो सकता है, कुछ लेवल ज़्यादा होगा तो उसको छोड़ सकते हो। 10th जैसे है, और 10th में सम दे दिया इन्होंने, तो एक तो इसमें टाइपिंग एरर है, यहाँ मुझे लग रहा है ये वाई देना चाह रहा होगा, है ना, तो ये एक्स दे दिया है। 10th 1 ना, 10th का, तो जो भी डीपीपी नंबर है टोटल 200, 250, 300 डीपीपीज हैं, उसको तुम देखो। उसमें तुम जैसे सॉल्व जब करते हो ना, एक रफ पेज ले लो, एक पेज साइड रख के, डायरी छोटा सा, पतले से डायरी आती है ना, वो देख लो, उसमें लिख लो डीपीपी 1 में ये क्वेश्चन डाउट है, 2 में ये डाउट है। जब डिस्कशन क्लास हो रहा है अभी, तो तुम एक साथ पूछ सकते हो, ये डाउट क्लास हो रहा है एक साथ पूछ सकते हो, या ग्रुप में भेज सकते हो, ये है। क्योंकि अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, तो यहाँ से देख के बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। अगर मैं लिखूंगा, सो ये है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के, जो है ये हाफ की पावर k माइनस 1 इंटू हाफ k फ्रॉम 1 to 3, तो ये है नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना, यही है। तो ज्योमेट्रिक है, सो ईच x1 x2 x3 ज्योमेट्रिक है, सो xi इज जियोमेट्रिक p यहाँ पे कितना है 1/2। अब आपको बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, y जो है वो x1 x2 x3 है ना, सो y इज x1 x2 x3, इसको सम करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल 3,1/2। अब इसका तुम पीएमएफ लिख लो, क्या आएगा इसका पीएमएफ, मान लो y बराबर k, तो नेगेटिव बाइनोमियल ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है, ध्यान रखना है, तो नंबर ऑफ ट्रायल है, सो नंबर ऑफ ट्रायल है, तो मतलब ये है कि k ट्रायल पे थर्ड सक्सेस आएगा, यही ना। सो थर्ड सक्सेस कम्स, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आर एस सक्सेस, तो आर एस सक्सेस मतलब आर यहाँ 3 है, तो थर्ड सक्सेस आना है केथ ट्रायल पे। तो क्या होता था यहाँ पे, हाँ भाई ज्योमेट्रिक, जो वाला ज्योमेट्रिक हुआ वही वाला नेगेटिव आइनोमियल बनेगा ना। सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव आइनोमियल, तो नेगेटिव बाइनोमियल अगर नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस है, तो नेगेटिव बाइनोमियल भी नंबर ऑफ ट्रायल वाला ही होगा। अगर ज्योमेट्रिक होता नंबर ऑफ फेलियर वाला, तो जो नेगेटिव बाइनोमियल बन रहा है वो भी नंबर ऑफ फेलियर वाला ही होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है, सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सपोर्ट 3 से स्टार्ट होगा, है ना। तो केथ ट्रायल पे तीसरा सक्सेस आ रहा है, तो k-1 ट्रायल पे एक्चुअली केथ ट्रायल पे तीसरा सक्सेस आ रहा है ना, k-1 ट्रायल में। ये पीएमएफ देख लो नेगेटिव आइनोमियल क्या होता है, वो यूज कर लो, तो ये आएगा x-1 चूज, एक मिनट को यहाँ पे, हाँ अरे भाई तुम क्या बता रहे हो, कौन सा वाला नेगेटिव आइनोमियल, उसमें तुम जो बता रहे हो उसका सपोर्ट क्या है, फिर वही देख, ध्यान दो ना कि कौन सा वाला नेगेटिव आइनोमियल, दो केस है ज्योमेट्रिक में, दो केस है, तो तुम ये ध्यान रखो कि कौन सा वाला केस है। ज्योमेट्रिक में 0 से एक सपोर्ट स्टार्ट होता है, तो वो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस होता है। एक सपोर्ट ज्योमेट्रिक में 1 से स्टार्ट होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस होता है। ये जो नेगेटिव बाइनोमियल है, ये नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द थर्ड सक्सेस, आर एस सक्सेस, तो सपोर्ट यहाँ आर से स्टार्ट होता है। एक होगा नंबर ऑफ फेलियर टू गेट आर एस सक्सेस, नंबर फेलियर बिफोर आर एस सक्सेस, तो वहाँ सपोर्ट 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ सपोर्ट 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ईच एक्स आई की वैल्यू
1 1 1 से स्टार्ट हो रही थी, मिनिमम y की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। तो केथ ट्रायल पे टोटल थर्ड सक्सेस आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया k-1 ट्रायल में 2 सक्सेस आएंगे, यहाँ से आ जाएगा k+1 माइनस k-3 हो जाएगा, ये हो गया टोटल। तो ये पीएमएफ देख लो, नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ सपोर्ट जब r से स्टार्ट हो रहा है वो वाला केस देखो, तो वहां होगा x-1 चूज r-1 p की पावर r q की पावर x-r आएगा। तो ये आ गया हमारे पास पीएमएफ, तो ये पीएमएफ आ गया, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू के का पीएमएफ सिंप्लीफाई करोगे k-1 चूज 2, तो इसको वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा k-1 इंटू k-2 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये हो गया हाफ की पावर टोटल k, यही है, देख लो। अब इसमें क्या करना है, मान लो एक्सपेक्टेशन e की पावर x/2 निकाल लिया, तो इसका mgf निकाल सकते हो, बताओ। अच्छा ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, इसका mgf क्या होगा बताओ, व्हाट इज mgf ऑफ y। देखो जब भी e की पावर कुछ मिले तो mgf, क्योंकि mgf क्या होता है, e की पावर tx, तो ये t को 1/2 रख देंगे, mgf नहीं हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये x नहीं y है, सो mgf ऑफ y एट 1/2 कितना होगा। मैं अगर तुमसे पूछूं कि mgf ऑफ x एट t कितना होता है, e की पावर tx, इसी में t को हटा के तुम 1/2 रख दो, तो mgf ऑफ x एट 1/2, तो एक्सपेक्टेशन e की पावर x/2, तो x का है तो ये y, एक्चुअली ये y लिखना चाह रहा है, गलती से x लिखा है क्योंकि ये y के बारे में बात कर रहा है, तो ये है, या इसको x कर दो, है ना, ये चीज़ चाहो तो इसको x कर दो, सम ये है, मर्जी है तुम्हारी, या इसको y कर दो। तो बताओ इसका नेगेटिव बाइनोमियल जब नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है तो mgf क्या होता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, फिर मैं pmf यूज नहीं करूं, हो जाएगा। हाँ तो mgf लिख लो, y का जो mgf आएगा, mgf में t को हटा के 1/2 रख देना, तो इनमें से कोई आंसर आ जाएगा तुम्हारा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भाई, डीपीपी 1 में कोई डाउट है तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है, 1 में अभी और कोई डाउट हो जाएगा, नहीं सॉल्व करके देख लो, ऐसे तुक्का नहीं लगाओ, एक एक करके सॉल्व करो। क्या है 3 4 में, एक्स भी है रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, एक दूसरा रैंडम वेरिएबल y है, इस तरीके से कि जो fx है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y की पावर r, जहां r 1 2 3 4 5 है, तो ये fx बराबर x की पावर r, ये क्या fx को pdf बना दिया क्या इसने, तो नॉर्मल में x की पावर r कितना होता है, r को 1 रखेंगे तो ex, तो fx का आगे को यूज किया है इसने, ये क्यों fx लिखा है, क्या मतलब ये fx फालतू में लिखने का क्या मतलब है। तो x की पावर r इज इक्वल टू y की पावर r, तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रिलेशनशिप होल्ड। तो मेरे भाई बस तुम्हें ये देखना है, ये fx मुझे लग रहा है गलती से लिख दिया है, ठीक है, उसको पूछ लेना सुभाजीत को, स्क्रीनशॉट भेज के उसको पूछ लेना कि fx का क्या मतलब है ना, तो उसने बनाए सारे डीपीपी, तो उसको एक बार टैग करके पूछ लेना, ये मुझे लगता है ये गलती से आ गया fx, ये x की पावर r इज इक्वल टू y की पावर r है, ये कहना चाह रहा है, जहाँ r की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। तो मुझे बताओ नॉर्मल 0 1 में x की पावर ex कितना होता है, x नॉर्मल 0 1 है, तो ex किसके इक्वल है, ex स्क्वायर किसके इक्वल है, ex स्क्वायर किसके इक्वल है नॉर्मल 0 1 में 1, ex क्यूब किसके इक्वल है, ये थ्योरम नहीं लिखाया था मैंने, थ्योरम लिखाया होगा मैंने, देखो ये थ्योरम मैंने लिखाए होंगे, नहीं लिखाया था अभी लिख लो, अगर मान लो भूल गया हूं तो, x अगर नॉर्मल 0 1 है तो नॉर्मल की प्रॉपर्टी में लिखाया होगा, एक्सपेक्टेशन x की पावर 2n माइनस 1 इज 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन x की पावर 2n 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक फॉर ऑल n, पहले लिखा है कि नहीं, अच्छा ठीक है, इसको देखो दोबारा, इसमें इसको जनरलाइज करेंगे तो ये जनरलाइज हो जाएगा
तो x अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो सिग्मा को मैं उधर भेज दूंगा तो ये अभी रहेगा दिस इज 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड दूसरा पार्ट है कि एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू इसकी पावर 2n, सो ये जो होगा 1 3 5 7 2n माइनस क्या 2n माइनस 1 और इनटू में सिग्मा की पावर 2n है ना, क्योंकि यहाँ अपॉन सिग्मा होता तो सिग्मा की पावर 2n, ये हो जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। लगा लो यहाँ से, तो इतना तुम सोच सोच के बता रहे हो, बताओ अब देख के एक बार। तो अगर नॉर्मल 0 1 है तो ex 1 ex स्क्वायर 0 ex क्यूब 3 ex 4 0 ex 5 कितना होगा 0। अच्छा ex 4 कितना होगा, ex 4 होगा 1 इंटू, एक मिनट, ex 0 था, ex स्क्वायर 1 हुआ ना, ex क्यूब 0 ex 4 3 ex 5 0 ex 6 1 3 5 का प्रोडक्ट 5 15 15 इस तरह से है ना। तो अब बताओ यहाँ से, अब तुमसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा रैंडम वेरिएबल है, ये fx एक्स्ट्रा है, fx का कोई रोल नहीं यहाँ पे, fx हटा दो ठीक है। तो अब तुम्हें देखना कि इनमें कौन सा चारों ऑप्शन में से रैंडम वेरिएबल है जिसमें ey 0 आएगा, ey स्क्वायर 1 आएगा, ey क्यूब 0 होगा, ey 4 3 आएगा, ey 5 0 होगा। चेक कर लो चारों में, समझ आया कि नहीं। ये बोल रहा है ये किस में होगा भाई, ex बराबर ey, ex स्क्वायर बराबर ey स्क्वायर, ex क्यूब बराबर ey क्यूब, ex 4 बराबर ey 4, ex 5 इज इक्वल टू ey 5। किसमें किस ऐसे y कौन कौन सा सुटेबल है चारों ऑप्शन में से जिसमें पहले 5 मोमेंट इक्वल आएंगे, वही आएंगे जो x का है। तो x का मोमेंट तो मुझे पता है पहले से, तो y का मोमेंट तुम्हें निकालना है पांचों ऑप्शन में। कर पाओगे? ऐसे पूछ लेना, ये एफ एक्स में लग कोई रोल है इसका इसमें। तो एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैविंग पीएमएफ दे रखा है तुम्हें 4 पॉइंट पे। कंसीडर अनदर रैंडम वेरिएबल y सच दैट y लाप्लास है, लाप्लास ही डबल एक्सपोनेंशियल, इसका पीडीएफ था 1/2b e की पावर मॉड x माइनस म्यू अपॉन b। तो जो मैंने b लिखे थे वो इसको सिग्मा लिखता है, म्यू तो मैंने भी लिखा था, म्यू और b लिखा था, तो b यहाँ पे सिग्मा एक्चुअली उसका b है जो मैंने b लिखे हैं क्लास में। तो ठीक तो है। तो इसमें पूछा गया ई एक्स स्क्वायर अल्फा है इंटू ई वाई स्क्वायर, तो कंसिडर रैंडम वेरिएबल वाई सच दैट वाई लाप्लास है, एक्स ये है, तो इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई, अल्फा नहीं निकल जाएगा यहाँ से। दोबारा करो ना, अब पढ़ लिए ना, अभी दोबारा, अभी देखो इस पूरे वीक में मैं डाउट ही कराऊंगा, अभी नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा नहीं, डाउट नहीं होगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा। और एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलेगा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तुम लाइव क्लास कितने भी कर लो, वीडियो रिकॉर्डेड कितने भी देख लो, बुक्स कितने भी पढ़ लो, एग्जाम तुम्हारा तभी अच्छे रैंक आना है जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो अगर तुम अभी सिलेबस ही कर रहे हो तो अभी है ना, बहुत सारे बच्चे जो जनरल तुम देखो जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो रिपीटर्स होते हैं, क्योंकि वो पिछले साल सिलेबस कर चुके होते हैं, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो तुम्हें भी उनको compete करने के लिए तुम्हें भी प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। जनरली जितने भी ज़्यादातर मोस्ट कुछ बच्चे होते हैं जो करंट वाले भी होते हैं 10-20%, बाकी मोस्टली टॉप रैंकर्स रिपीटर्स होते हैं। जहाँ तुम देखो अगर डेटा देख लो तो ऐसा होता है। सेकंड रैंक जिसका अभी इस बार मनोप्रिया का था वो भी रिपीटर थी, बाकी बच्चे भी जनरल रिपीटर्स ही थे। तो क्योंकि एट द एंड तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ सर का क्लास कर लिए सिलेबस हो गया एग्जाम की तैयारी, तो तुम कुछ नहीं होगा, क्वालिफाई हो जाएगा, एडमिशन मुश्किल से होगा। तो एडमिशन तुम्हें तब होगा जब तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एटलीस्ट क्योंकि प्रैक्टिस तो सब कर रहे हैं ना, तो एग्जाम में तुम्हें मोस्ट ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ, तो वो तभी एग्जाम में होगा जब तुम क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए ठीक है, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, असाइनमेंट सॉल्व करते रहो। थ्योरीज जरूरत है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अल्टीमेटली पर्पस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो थ्योरी हम इसलिए सीख रहे हैं, मैं क्लास में इतना थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, ये चीज़ है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, लेकिन उसको ये भी उससे ज़्यादा आगे, उसके आगे बढ़ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना, इसलिए जितने डीपीपीज हैं वो सॉल्व करना जरूरी है। सॉल्व करोगे तो एग्जाम में तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो 3 घंटे में तुम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और एक्यूरेसी के साथ। तो उसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेबस करने से नहीं होगा एग्जाम, ठीक है। सिलेबस करना तो है ही, उसके साथ साथ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तुम्हें। एनीवे
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे करंट में वो नहीं कर सकते, लेकिन करंट वालों भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे है ना। 26 रैंक आदित्य का था पिछले बार, वो करंट बच्चा था। बहुत सारे ऐसे करंट लोग भी होते हैं जो जस्ट थर्ड ईयर में होते हैं। इस बार 29 रैंक है आदित्य का, कोइंसिडेंस, पिछले बार 26 था, दोनों BHU का था। इस बार 29 जिसका आदित्य का है, तो आदित्य पांडे जो है, हाँ वो करंट में थर्ड ईयर में ही था वो। तो इस तरह से है, तो कई लोग ऐसे ही रिपीटेड रैंक आते हैं अच्छे, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा करना पड़ेगा। ओके, और कुछ पूछना है इसमें किसी को? तो ये इजी तो है, अब कर लो, यहाँ से EX² निकाल लो, यहाँ से EY² निकाल लो और इक्वेट कर दो, अल्फा आ जाएगी, हो गया। अब सॉल्व करो, वो सही बात है, जिस समय तुम कर रहे हो सकता है मैंने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाए होंगे तो पता ही नहीं हुआ क्या है। अब तो पता है, तो अब प्रैक्टिस करो, 3-4 दिन टाइम लो, 3-4 दिन तक डाउट कराऊंगा, उसके बाद डाउट पूछो, है ना। बाकी डाउट क्लास तो डेली चल रही है, डाउट क्लास मैं हूँ, इधर फैकल्टी डाउट वाले हैं वो भी हैं, मतलब मेन तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर वैसा डाउट नहीं है फिर मैं आगे थ्योरी कराता हूँ, ये है। ठीक है भाई, अगला बताओ कौन सा DBP ओपन करूँ? इसमें है ना इतने सारे हैं कि अब जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो पूछो, नहीं पूछोगे तो मैं आगे थ्योरी कराऊंगा, ये है। सिलेबस तो ख़त्म करना ही है मुझे तो, और सिलेबस तो रिकॉर्डेड से भी कर सकते हैं, मेन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हाँ बताओ, इसमें क्या पूछना है? क्वेश्चन नंबर, तो मतलब बैठ के सब दोबारा सॉल्व करो, है ना, तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन हो सकता है। अब 2469 2 वाला, 2 में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका? इसका आई थिंक इसका रिजल्ट होगा ना, ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है ये। इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? हाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन का पीडी, वो मीन क्या, वेरिएंस क्या है, म्यू क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है? PDF देख के पहचानो ना भाई। हाँ तो नॉर्मल μ1 है, और नॉर्मल μ1 है तो x माइनस म्यू का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? देखो DPP मुझे नहीं लग रहा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक तो है, बस इन्होंने थोड़े कॉम्प्लिकेट, डर जाते हैं बच्चे देख के। तुम आराम से सोचो ना इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन क्या ही है इसमें कि x अगर नॉर्मल μ1 है तो x नॉर्मल μ,1 है, तो मुझे कोई बताओ x माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल ही होगा, मीन वेरिएंस निकाल लो, इसका क्या आएगा मीन वेरिएंस? जी नॉर्मल 0,1, हाँ। अब नॉर्मल 0,1 है तो ये इसका CDF जो है, मान लो अभी के लिए y है, तो इस y का जो CDF होगा एट y, तो इसी को वैसा लिखा हुआ है ना उसने, फाई, क्योंकि y तो नॉर्मल, अच्छा y को अभी z बोल देता हूँ, z से ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना। तो ये मान लो z है एट z, तो इसने क्या किया, CDF ऑफ z को हम फाई बोलते हैं, और ये z x माइनस म्यू है। तो मुझे बताओ किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के CDF का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो ये है यूनिफॉर्म 0,1। चलो इसका नाम मैं y रख देता हूं अभी के लिए। तो ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये जो तुम्हें y जो इसने दिया हुआ यूनिफॉर्म 0,1 है। अब क्या यूनिफॉर्म 0,1 के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, है ना। तो मेनली क्या दिक्कत आ रहा है, क्योंकि तुम थ्योरम को लगा नहीं पा रहे, तुम्हें थ्योरम या तो आता होगा लेकिन यहाँ तुम लगा नहीं पा रहे हो, सेम एग्जाम में दिक्कत आएगी, थ्योरम सब तुम्हें पता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो अप्लाई तब कर पाओगे जब घर पे अप्लाई करने की प्रैक्टिस करोगे। हाँ हाँ, तो थ्योरम बार बार देखना पड़ेगा तुम्हें, बार बार तुम अपने एक जगह लिख के रखो, जो जरूरत पड़ता है देख लोगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे है ना मेनली हमने क्या क्या थ्योरम यूज किया, नॉर्मल μ1 तो x माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, CDF का डिस्ट्रीब्यूशन, तो y हो गया यूनिफॉर्म 0,1। अब देखो यूनिफॉर्म 0,1 के लिए क्या होगा, है ना, ये चीज़ है। बाकी इसके आंसर भी कुछ गलत हो सकते हैं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो सुभाजीत जो बना रहा है वो भी तो हमारे तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट ही है, वो IIT बॉम्बे से MSc कर रहा है अभी, तो उसमें क्या गलतियां उससे भी हो सकती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर की कुछ गलत हो सकते हैं, बट ये है कि आपको पता हो कि अप्रोच क्या होने चाहिए, कि क्वेश्चन पढ़ के क्या हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं,
आंसर गलत आ रहा है या गलत दे रखा है, इट्स नो प्रॉब्लम, बट ये है कि आपको पता हो कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन से लेके सॉल्यूशन तक आप पहुंच पा रहे हो, फाइनल आंसर तक, तो आपको अप्रोच पता है। अप्रोच पता होना अच्छी बात है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में भी आंसर नहीं पता होगा आपको, तो आप एग्जाम में आप वही लिख के आओगे जो आपके आंसर आएंगे। अब आपको ये नहीं पता आंसर की में क्या है, घर पे तो आप देख लेते हो आंसर की, फिर आप सॉल्व करना शुरू करते हो, अच्छा ये आंसर कैसे आएगा। एग्जाम में तो ऐसा कर नहीं सकते, तो एग्जाम में तो वैसे ही करना है, क्वेश्चन पढ़े, सॉल्व किए, जो आया टिक किए, आगे बढ़े। तो वैसे ही घर पे भी सॉल्व करो बिना आंसर देखे, और जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखो कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, चाहे गलत ही क्यों ना हो, इतना भरोसा खुद पे होने चाहिए। ठीक है, आगे बताओ। फोर्थ वाले में मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स में और एक्स में क्या रिलेशन है? मैं ये बोल रहा हूं एक्स में और बॉक्स एक्स में क्या रिलेशन है? बस इतना ही काफी है। इक्वल टू हो सकता है ना, जब इंटीजर होगा तो इक्वल भी हो सकता है, और फ्रैक्शन होगा तो छोटा वाला इंटीजर आएगा, है ना, ये भी इंटीजर है। अब तो हमने पढ़ा है भाई कि अगर y लेस देन इक्वल टू एक्स है तो ई वाई लेस देन इक्वल टू ई एक्स होगा, तो ई ऑफ बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स, यही एक ऑप्शन होगा, देखो बस। तो ये मैथमेटिक्स इंडायरेक्टली यूज हो रहा है ना, ये थ्योरम है कि इफ y इज लेस देन इक्वल टू एक्स देन ई वाई इज लेस देन इक्वल टू ई एक्स। If x is non-negative random variable, expectation is non-negative. If x is negative random variable या non-positive, then ex is this. ये सब थ्योरम्स हैं, ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो तुम खुद भी वेरीफाई कर सकते हो प्रूव करके। तो हो गया, देखो तो क्या आंसर है, अब चेक करो। और चूंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है तो पॉइंट पे तुम इग्नोर कर सकते हो, है ना, क्योंकि x तो कॉन्टिन्यूस इसलिए क्या किया इसने, तो यहाँ पे आएगा कि जो बॉक्स एक्स लेस देन एक्स है तो y का एक्सपेक्टेशन कम होगा x से, तो ए ऑप्शन ट्रू होगा इसमें। हाँ भाई सोम, क्या कह रहे थे आप? रुको रुको, वन बाय वन, ठीक है भाई। तो देखो सब क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, नहीं नहीं ये थ्योरम है, मैं लिखा देता हूँ फिर से, देखो ये मैंने कई क्लास में कई बार मतलब डाउट में बताया थ्योरम, यहाँ थ्योरम ये है कि एक्सपेक्टेशन x माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो उस केस में क्या होता है, सो इसी को दूसरे टर्म्स में लिखेंगे ना, तो ये होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ ये जो x माइनस ए का होल स्क्वायर का होगा, जहां a इज रियल नंबर, तो ये एक्चुअली इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी एक्सपेक्टेशन x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और जो कि होगी वेरिएंस के इक्वल, है ना, जो कि क्या है, वेरिएंस है, विच इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, यही है। दूसरा थ्योरम है कि एक्सपेक्टेशन x माइनस ए, इसको मीन डेविएशन अबाउट a बोलते हैं, है ना, ये है मीन डेविएशन अबाउट a। सो दिस इज मिनिमम if and only if a is median of x, ठीक है, ये थ्योरम है। फिर सिमिलरली वैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो वैसा आ जाएगा, तो ये आप यूज कर सकते हैं थ्योरम, जब भी आपसे पूछ रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, मीडियन पे। तो मतलब मैं ऐसा लिखूं दैट इज कि एक्सपेक्टेशन मॉड x माइनस ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो होगी एक्सपेक्टेशन मॉड x माइनस कैपिटल M, जहां M मैं मीडियन को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिख लो, ओके। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो प्रूव भी किए जा सकते हैं इजीली, तो इसके यूज हो जाएगा।
तो जितने डीपीपी से आराम से सॉल्व करो, तुम चाहो तो हम सैटरडे संडे को सुबह 10 से शाम 6 तक डाउट क्लास रख सकते हैं। अगर तुम लोग इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तुम ग्रुप में पूछो या मुझे पर्सनली बताओ, देन हम सैटरडे संडे में हम लोग, कल भी छुट्टी है, कल तो मेरा कॉलेज में छुट्टी है, तो कल भी है ना। सो ये चीज़ें हैं, लेकिन मैंने तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो और क्लास करोगे तो सिर्फ थ्योरी आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। ये चीज़ है। उससे तुम्हारे अगर सारे सिलेबस क्लियर है, एक मिनट, हाँ, तो उससे क्वालिफाई कर जाओगे, है ना, एक एवरेज अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। बट टॉप, है ना, आपको टॉप रैंकर में होने के लिए बहुत प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है भाई, तो इसका आंसर आ जाएगा ई एक्स, सिंपल है। नेक्स्ट बताओ, इसमें वन कोई बचा है 2 में? एक्स वाई का ज्वाइंट, ये ज्वाइंट का आ गया जो तुमने भी पढ़ा नहीं है, तो इसको स्किप करो। ज्वाइंट हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, 2 वेरिएबल रैंडम वेरिएबल का है ये, तो इजी है हालांकि, लेकिन अभी ज्वाइंट तुमने पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ दो अभी। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ज्वाइंट जब पढ़ेंगे तो ये कुछ बाहर का क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएगा ये। ओके, तो आगे बढ़े, अगला बताओ। हाँ रुको रुको, तो क्या हो गया भाई इसको? एट्थ क्वेश्चन ना, तो ये रहा 8 नंबर, है ना, देखो। सो एट्थ कह रहा है कि लेट वाई बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ एक्सपोनेंशियल 1, है ना, तो ये है एक्सपोनेंशियल 1। वी डिफाइंड z इज इक्वल टू वाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, देन ez इज। अब बताओ इसमें क्या डाउट आ गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालना जानते हो, वही है, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो लगाओ ना उसको, तुमने लगाए या ऐसे देख के पूछ लिए? इसको अप्लाई करो। अब इंटीग्रेशन आता होगा तो हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, मतलब फॉर्मूला जी एक्स वाला लगाओ। सो y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई, 0 से इन्फिनिटी। बताओ क्या करोगे अब? इसको ब्रेक कर लो, किस में, पार्ट्स में। तो एक काम करो, पहले इसको ऐसा कर लो कि 0 से इन्फिनिटी वाई ई की पावर माइनस वाई डी वाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वाई ई की पावर माइनस वाई डी वाई। देखो स्टैटिस्टिक्स बस पहली लाइन में था, उसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है अब, है ना। यहाँ पे बस इतना ही जानने की जरूरत है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी वाई, हो गया। अब आगे तो पूरा इंटीग्रेशन है, तो आपके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सको। तो अब आगे इंटीग्रेशन है, जस्ट सिंपल। तो ये तो ई वाई ही है, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं, ई वाई तुम्हें पता होगा क्या होता है। अब मेन इशू है इसको सॉल्व करने में। तो जब भी मॉड आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो हम क्या करते हैं? पहले मॉड को हटाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाएंगे। कैसे हटेगा ये? तो तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होगी। तो इसको ब्रेक करो, ऐसा करो k से k प्लस 1 और k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। देखो क्या, कैसे ब्रेक कर रहा हूं मैं? 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4 प्लस 4 से 5 एंड सो ऑन चल रहा है। अब बताओ जब x k से k प्लस 1 में है, सॉरी y जब k से k प्लस 1 में है, तो बॉक्स y की वैल्यू क्या होगी? तो हो गया k e की पावर माइनस वाई डी वाई। अब बताओ ये इंटीग्रेशन कर पाओगे? फिर सीरीज का सम निकाल लोगे, हो गया। पहले इंटीग्रेशन होगा
फिर सीरीज का सम आ जाएगा, ये तो मुझे पहले से पता है 1 है, तो 1 माइनस, अब ये कैलकुलेट कर लो, हो गया। तो बस इंटीग्रेशन ही तो है इसमें। ठीक है, तो आगे बताइए। तो अभी टाइम लो 2-3 दिन का इस वीक का, जितने भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, बस ये कि जो डीपीपी उठाओ, जो असाइनमेंट उठाओ, उसको पूरा करो। मतलब जो भी एक असाइनमेंट शुरू करते हो उसको पूरा कंप्लीट करो, ये है। और है ना, उससे तुम्हें एक बार वो हो जाएगा। जितने भी, हालांकि मैंने इसमें 10-10 क्वेश्चन का डीपीपी मैंने इसलिए उसको बनाने को बोला हुआ है कि 10 क्वेश्चन है, तुम 1 घंटे में कर लोगे। जो नहीं हो रहा उसको स्किप करो, लिख लो एक जगह कि डीपीपी 1 में ये डाउट है, 2 में एक जगह है ना, या तो फोन में लिख लो या एक पेज पे लिख लो। जब डाउट क्लास हो रही है 1 बाय 1 पूछो, ग्रुप में फोटो एक साथ भेज के टैग कर दो एक एक करके, या तुम बोलो अलग से डाउट क्लास रखना है तो अलग से डाउट क्लास रख सकते हैं, मतलब सैटरडे संडे या छुट्टी के दिन। बट ये है कि तुम्हें पूछना पड़ेगा उसके लिए, है ना, मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं जान सकता ना सबकी, ये चीज़ है। और पूछना है कुछ बाकी में बताओ। जोर से बोलो, समझ नहीं आया। 4 एक्चुअली ना, मैं अभी क्या कर रहा था, मैं ट्रांसफर कर रहा था फाइल, एक्चुअली मुझसे हुआ नहीं अभी। तो ये मैं क्या कर रहा था, ये 2 जगह है ना, तो मैंने अभी क्या किया हूँ, मैंने तो थोड़ा सा मैंने इसीलिए 4 उधर होगा दूसरे साइड, मैं इसके सारे फाइल इधर भेज दिया एक्चुअली। तो कुछ गया कुछ नहीं गया, वो आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से। तो ये 4 इसमें ही रह गया है एक्चुअली, मैं इसके सारे फाइल इधर ट्रांसफ़र कर रहा था। तो अभी कर दूंगा रात को फिर। तो ये 4 यहाँ पे होगा। ये सब लास्ट ईयर के हैं ना, ये जो जो 4 यहाँ रह गया ना, इसको भी भेजूंगा, इसको ट्रांसफ़र करूंगा उधर में। तो ये डीपी 4 यहाँ रह गया है। बताओ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो, 4th 5 4। तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, ये तो मैक्स मीन का प्रॉपर्टी हो गया ना। तो ये तो रैंडम, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हो जाएगा ना। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का तुम्हें पीडीएफ निकालना आना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल में मिनिमम का होता है। तो ये मुझे पता है कि जो यूनिफॉर्म यू जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन वैसा आएगा, वी का तुमसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है ना। नहीं, वी का नहीं, यू का थ्योरम होगा, मिनिमम का होगा। हाँ, यू का थ्योरम है वो, तो कि रेट यहाँ क्या है, इसका मीन रेट 1/3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो जाएगा। तो यू जो है एक्सपोनेंशियल 2/3, एक मिनट, रेट रेट 1/3 है ना, तो मीन 3 है, तो रेट ऐड हो जाएगा, हाँ यूनिफॉर्म 2/3, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब तुम्हें u+b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। तो मीन प्लस मैक्स एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा हमेशा। मतलब कहने का मतलब u प्लस भी ऑलवेज इक्वल टू v प्लस यू प्लस भी ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल, कि मीन एक्स वाई प्लस मैक्स एक्स वाई, जब मिनिमम एक्स है तो मैक्सिमम वाई होगा, जब मिनिमम वाई है तो मैक्सिमम एक्स होगा। तो उस केस में एक्स प्लस वाई हमेशा इक्वल है, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई का अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो x एक्सपोनेंशियल 1/3 है, y एक्सपोनेंशियल 1/3 है, तो सम ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल क्या होगा, सम ऑफ 2 एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल गामा। हाँ, तो गामा 2, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा देखो, ये ऑप्शन इसने ट्रू लगा रखे होंगे, इसकी वजह ये है कि मैं तुम्हें बता रखा है लॉजिक, कि किसी इंसान का कोई दूसरा पीडीएफ फेवरेट है, मेरा दूसरा फेवरेट है, मतलब 2 पीडीएफ है ना गामा में, तो ये जो लिखा है इसने ट्रू लगा रखे होंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये इसको एक्सपोनेंशियल मुझे लगता है 3 लेके चल रहा होगा, मे बी, आई डोंट नो, और इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 3/2 लिखा है। हाँ, नहीं नहीं, तुमने गलत लिखा है ना, क्योंकि
एक मीन 3, वहाँ रेट ऐड होता है, रेट तो 1/3 है, तो इसने गलत लिखा है ना, वही बोल रहा हूँ ना, तो वो गलत है एक्चुअली, यू तो गलत ही होगा क्योंकि वो 1/3 लेके चले, वो तो ए गलत होगा फिर भी। ये गामा ये ठीक हो गया, गामा में दो नोटेशन है, जब एक्सपोनेंशियल तो उसको बताना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का मतलब क्या है। अच्छा ओके ओके, नहीं ए सही हो जाएगा ना, अगर वो मीन लेके चल रहा है तो, ये कह रहे हैं ना आप। जैसे इसको अगर एक्सपोनेंशियल 3 बोल रहा है मान लो वो, तो एक्सपोनेंशियल 3 है, लेकिन रेट ऐड होता है ना वहां पे, तो 1/3 2/3 तो 3/2, तो उसके लॉजिक के हिसाब से ये फिर से सर 0.66 होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, या तो फिर 6 होना चाहिए यदि रेट 6 लेके चल रहा है। नहीं 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 नहीं, 0.66 का रेसिप्रोकल कितना है? 1.5। सर जैसे 2/6, हाँ तो 2/3 का रेसिप्रोकल, यस इसलिए उसने, तो देखो ये वाली चीज एग्जाम में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जो सुभाजित नोटेशन फॉलो कर रहा है और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैं जब रेट लैम्डा लिख रहा हूँ, इसने मीन को लिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिख रहा है ये मीन लिख रहा है यहाँ पे, और मैं रेट लिखता हूँ, मतलब जनरली एक लेके चलना है आगे थ्योरम्स लिखने उसके हिसाब से। गामा में भी मैंने जो लिखा वो अल्फा बीटा, तो उसको ये अल्फा 1/बीटा लिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ नोटेशन में नहीं फंसना, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अभी हो सकता है इसके हिसाब से ए सही है सी सही है, तो एग्जाम में ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको नोटेशन एक्सप्लेन्ड होगा। यहाँ इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये पीडीएफ क्या ले रहा है, तो मैं अपने हिसाब से अर्ज्यूम कर ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने ए गलत कह दिया, क्योंकि मैंने अपना नोटेशन यूज़ किया है, इसका नोटेशन अलग है। तो समझ आ रहा कुछ लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ जगह क्या करते हैं लोग, जैसे एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ रेट लैम्बडा मैं लेके चल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ रेट लैम्बडा ले रहा हूँ, तो पीडीएफ आप सबको पता है कि लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स है, तो कुछ जगह ऐसा भी लिखेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कई बार कि एक्सपोनेंशियल लैम्बडा लिखा जहां वो बोल रहा है लैम्बडा मेरा मीन है, तो उस केस में इसका पीडीएफ रहेगा 1/लैम्बडा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्बडा। तो जो सुभाजित ने ऑप्शन बनाया वो इसके हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। अब बाकी सेम चीज गामा का है। गामा में क्या होता है, एक्स इज गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो यहां पे जो हम बोलेंगे लैम्बडा को रेट पैरामीटर, बीटा को रेट पैरामीटर बोलेंगे, सो बीटा इज अ रेट पैरामीटर, है ना। तो यहां से पीडीएफ हम लोग क्या लिखते हैं, तो इस वाले केस में जो पीडीएफ बनता है जब हम लोग वैसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर बीटा एक्स। तो इसमें अगर मैं अल्फा को 1 रख दूं तो यही बन जाएगा बीटा को लैम्बडा, एक ये है। तो यहाँ पे जो बीटा है इज रेट पैरामीटर, इस तरह से, है ना, ये बीटा इज द रेट एक्चुअली। तो यहाँ से होता क्या, इसमें जो मीन आता है इस वाले केस में आप जानते हो जो मीन आता है वो अल्फा अपॉन बीटा आता है ना। ओके तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखूंगा ना तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। तो एक दूसरा ये वाला केस है, तो यहाँ पे जब मीन निकालते हैं तो अल्फा बीटा आता है ना। सो यहाँ पे जब आप ई एक्स लेते हो इस वाले केस में, तो आपको ई एक्स जो मिलता है अल्फा इंटू बीटा मिलता है ना। तो आप कंफ्यूज हो गए एग्जाम में क्या यूज करना है, तो इसीलिए एग्जाम में जो प्रोफेसर पेपर बना रहे हैं उनको पता है कि ऐसी दिक्कत है यहाँ पे,
तो वो पीडीएफ एक्सपोनेंशियल का और गामा का लिख रखा होता है पेपर में। तुम पहला पेज जाके देखो, ऑलरेडी वहाँ एक्सपोनेंशियल और गामा का पीडीएफ गिवन होगा, अगर उसने नोटेशन यूज किया है तो। अगर नोटेशन यूज नहीं किया तो क्वेश्चन पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन में गामा का पीडीएफ दिया होगा। अगर नोटेशन कहीं यूज करेगा किसी एग्जाम के पेपर में, तो नोटेशन जैसे यहाँ पे नोटेशन लिखा है, जैसे ये सुभाजीत ने ये नोटेशन लिखा है, तो इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का मेरा मतलब कौन सा पीडीएफ से है और गामा अल्फा बीटा का मतलब कौन से पीडीएफ से है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ नोटेशन का कोई इशू नहीं है, आपको नोटेशन रट्टा नहीं मारना, आपको पीडीएफ रट्टा मारना है, ठीक है ना। पीडीएफ के हिसाब से चीजें याद रखनी है, नोटेशन याद रखने से नहीं होगा। सो पीडीएफ याद रखो, उससे समझ आ जाएगा। तो जहां भी इस तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिखा आएगा तो वहां लिखा आएगा कि ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का मतलब क्या है, कौन सा वाला पीडीएफ, लैम्बडा वाला या 1/λ वाला। गामा अल्फा बीटा है तो कौन सा वाला पीडीएफ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हो सकता है तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो, सी गलत हो, उसके हिसाब से सही है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है ना। तुम्हें बस ये कि तुम्हें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, करेक्टली थ्योरम पता हो, दैट्स ऑल, ठीक है। ऑप्शन बी बॉम्बे, ये वाला, तो डी फॉर डेली, ओके। तो यहाँ पे जो होगा ना, u माइनस वी जो होगा मॉड x माइनस वाई हो जाएगा, और ये तब निकल पाएगा जब हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ये काम कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंट है ना ये। तो u माइनस वी इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, और u माइनस वी स्क्वायर इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर माइनस 2ex ey, क्योंकि xy तो इंडिपेंडेंट है, तो हो जाएगा अब, ठीक है ना। तो ये u माइनस वी इक्वल होगा मॉड x माइनस वाई के, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैथमेटिकल जनरल, ये जनरल रिजल्ट है जो आप लोग बेसिक ऑब्जर्व कर सकते हो। जब हम लोग लिखते हैं ना मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई, तो ये फॉर्मूला हमने क्लास में लिखा होगा। देखो क्वेश्चन के थ्रू कैसे आपको चीजें निकल के आ रही है, तो समझ आएगा कहाँ कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है या कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्वेश्चन देख के समझ आएगा आपको कि आप कहाँ गलती कर सकते हो, और जब गलती करोगे तभी समझ आएगा कि अगली बार गलती नहीं करना है। जब गलती नहीं करोगे घर पे तो सीधा एग्जाम में गलती करोगे, फिर बाद में रिग्रेट करोगे। चेक कर लो यहाँ चाहो तो। अब चाहो तो यहाँ वेरीफाई कर लो, सिंपल है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटा दो, ये मिल जाएगा। चेक करके देखो। रुको रुको, तुम्हारी आवाज एक तो मेरे तक पहुंच नहीं रही है। नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, नॉर्मल में, तो ये तो आसान है, तुम इतना दिमाग काहे नहीं लगाते, ये तो क्लास में भी लिखाया होगा मैंने। तुम बताओ मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ के एक्स क्या होगा और वेरिएंस ऑफ के एक्स क्या होगा, फिर तो कहाँ दिक्कत आ गई। तो के एक्स फॉलो करेगा नॉर्मल के म्यू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये आंसर है। नॉर्मल का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे वो नॉर्मल ही फॉलो करेगा, ये कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक है। ओके भाई, अब हो जाएगा। तो देखो तुम मेनली ये देखो कि u का पीडीएफ क्या होगा v का। तो दो और तरीका भी है हमारे पास, u फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, u सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें आ जाएगा। जैसे अभी अगर तुम्हें सॉल्व करना हो तो जैसे क्या होता है कि x1 x2 xn, ये IID मान लो पीडीएफ f है, तो आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फिर यहाँ आता है CDF x जो है, ये PDF x है, इसका CDF आ जाएगा, इसकी पावर r माइनस 1 माइनस CDF की पावर
n माइनस आर और इनटू PDF ऑफ x, ठीक है ना। तो x1 x2 xn है। जब तुम्हारे पास n2 है तो अगर मान लो ऐसा दे रखा है कि जस्ट दो रैंडम वेरिएबल x1 x2 दे आर IID विथ PDF f, तो मैक्स ऑफ x1 x2 सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मीन ऑफ x1 x2 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे। तो इसका लगा लो, r की जगह 1 रख दोगे, r को 1 रख दोगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, r के प्लेस पे 2 रख दोगे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू 2 ही है ना, दो रैंडम वेरिएबल ना, 2 है इसीलिए 2, यहाँ पे n था, ये है। यहाँ पे r को तुम 2 रख दो, ये लगा लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से r को 1 रख दो, ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ये PDF है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। हाँ, वो किसी भी ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये सैम्पलिंग में आई थिंक आएगा, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर, FT, ये सब आएगा। इसलिए सारे DPP सॉल्व करो 1 बाय 1, एटलीस्ट एग्जाम तक तो सॉल्व कर ही लेना। तो एक टाइम टेबल बना लो, डेली DPP का टाइम रख लो, टेस्ट का टाइम रख लो, है ना, ये रिवीजन का टाइम रखो, और जितना कर सकते हो उतना ही करो, उतना ही काफ़ी अच्छे रैंक लाने के लिए। ये नहीं है कि तुम्हें मतलब दिन में 50 घंटे चाहिए, वैसा नहीं करना। तुम जितना कर सकते हो बस कंसिस्टेंटली एग्जाम तक उतने एफर्ट्स करते जाओ। तुम्हें लगेगा तुम नहीं कर पा रहे हो, इट्स फाइन, बट एग्जाम में तुम देखोगे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन जरूरी ये है तुम कंसिस्टेंटली जितना तुम कर सकते हो वो तुम करते जाओ बस, और उतना ही काफ़ी अच्छा रैंक लाने के लिए। ये ऐसा थोड़ी है कि 2 हाथ से तुम 4 हाथ कर दोगे, 24 घंटे को 48 आवर बना दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में जितना तुम कर सकते हो उतना ही करो, उतना ही एनफ है अच्छे रैंक लाने के लिए, एडमिशन के लिए। ये है, जरूरी है, ठीक है। और जो बच्चा रैंक लाएगा तुम्हारे जैसा ही होगा, तुम भी उसमें से हो सकते हो, है ना। जो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर जो बच्चा नेक्स्ट टाइम ही होगा, तुम में से ही कोई होगा, ये है। लेकिन जो हार्डवर्क करेगा वही होगा, जो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, सिलेबस रिवाइज कर रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वही होगा, ये है। और जानता कोई थोड़ी हो, तो एग्जाम के बाद पता चलता है, पहले थोड़ी कोई बता सकता है। ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? ये DPP 6 नंबर था ना, कौन सा था, 4 था ये। अच्छा, तो ये मैं इसको यहीं से मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ना। ठीक है, बोलो। और कुछ डाउट है या अगले क्लास से थ्योरी स्टार्ट करूँ अगला? देखो, प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करने हैं, जितने भी असाइनमेंट ड्राइव में है वो सॉल्व करो, जो तुम सॉल्व करोगे वही मैं डाउट में कराऊंगा। तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है कि तुम्हें जो असाइनमेंट लगता है तुम कर सकते हो, तुम करना चाहते हो वही करो, और फिर उसी का डाउट डिस्कस करेंगे। बट तुम्हें बताना पड़ेगा क्या डिस्कस करना है। ये सारे क्वेश्चन करने हैं तो वो भी मैं जितना पॉसिबल है वो कर सकता हूँ, बट उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये सॉल्व करके आओ, फिर क्वेश्चन पूछो। आज ओके, हाँ ठीक है, आप तो सॉल्व कर रहे थे, तो जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे वो सीधो पूछो आप क्लास में कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो वो डिस्कस करते हैं। या तो उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन भेज दीजिए। इसमें एक्चुअली ना ये मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है ना, मैंने इधर उधर कर रखे हैं असाइनमेंट्स, कुछ इधर है कुछ इधर है ना, कुछ इसमें होगा कुछ उसमें होगा, एक जगह मैं भी कलेक्ट कर दूंगा। एक तो बच्चा देख के डर जाता होगा कितने क्वेश्चन करने को है, बट ये है कि तुम एक एक करोगे तभी सब सॉल्व होगा, एक दिन में सब नहीं होगा। कोई भी एक उठाओ सॉल्व करो। उन्हें लगा कितना इतना सारा करना है, बस करना ही छोड़ देता है, कहते हैं ना बहुत सारे काम है, फिर बच्चा कुछ नहीं करता है फिर वो, ये है। हाँ, भेज दिए। तो ये है कि बहुत सारे काम है।
हाँ वही ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है, जहाँ लोग सुनते होंगे ना, अरे बहुत सारा काम है, फिर वो कुछ नहीं करता है। तो है कि एक काम उठाओ और उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरा उठाओ उसको कंप्लीट करो, कोई एक से शुरू तो करो। ये बहुत सारे डीपीपी करने हैं ठीक है, बट एक उठाओ, एक को सॉल्व करो, दूसरा तीसरा चौथा, तो एक टाइम आएगा तुम सारे कर लोगे। ये बट एक से स्टार्ट तो करो किसी से। ये था ना 2025। तो यस सर। सर सेकंड वाला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो इसमें ये है कि क्या बोल रहा है कि एक्स बी रैंडम वेरिएबल हैविंग फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पहले तो आपको सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। और सी निकालने के लिए, निकालने के लिए हाँ, तो सी कैसे निकलेगा, ये तो इंटीग्रेशन सच में बहुत मुश्किल है। तो मे बी वहाँ एक्स स्क्वायर हो, मुश्किल से एक्स 4 लिखा है, किसी ने सॉल्व किया है? क्योंकि वैसे ही कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज तो होगा नहीं। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 2। सो सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी कहीं कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, मतलब मेनली तो वही है, इंटीग्रेट करके 1 के इक्वल रखना है। बट ये इंटीग्रेट होगा कैसे, क्वेश्चन ये है। हम्म तो पूछना चाह रहा है कि इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फाइनाइट। तो आप एम निकाल सकते हैं, लेकिन एम तब निकालें, सी पता होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेशन करके देखो। अच्छा, इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि हमें तो सी निकालने की ऐसे एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि वैल्यू क्या आएगी, बस हमें इतना ही डिसाइड करना है कि इंटीग्रल फाइनाइट होगी नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए एक काम करते हैं, जैसे जो ही आप ई एक्स लिखोगे ना, तो ये सी कोई कांस्टेंट होगा, रहने दो सी। अब ये है 0 से इन्फिनिटी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब मुझे देखना है कि इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, मतलब ये फाइनाइट आएगी कि नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या यहाँ पे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, कोई एक जगह, या तो एक एक्स 4 है तो ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तब कुछ हो सकता है, और नहीं तो इसको एक्स स्क्वायर होना पड़ेगा। ये बाकी किसी ने सॉल्व किया तो बताओ, क्योंकि वैसे इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख के हम लोग सब्सटीट्यूट करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 लॉग x। तो ये कहीं ना कहीं ना, अगर मैं, चलो इसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करते हैं, वो लगा लो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले कोई कन्वर्जेंस टेस्ट लगा लो। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि, नहीं ठीक है, ये जो x की पावर 4 का रूट है इस फंक्शन में और इस इंटीग्रल में क्या लिख, चलो यहाँ भी x लिख देता हूँ, x एज इट इज है। मैं बोल रहा हूँ इस फंक्शन में और इसमें क्या रिलेशन है, x अगर लार्ज होगा, मतलब 2 तक तो वैसा नहीं है, अगर लार्ज होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं ना, चलो मान लो ऐसा ले लो। अब मैं ये बात करता हूँ यहाँ से इन दोनों में, अगर वैसे कंपेरिजन टेस्ट लगा रहा हूँ मैं, तो इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल को कंपेयर करो, तो यहाँ माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये ज़्यादा आएगी, ठीक। ये डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है ना, ये ज़्यादा है डिनोमिनेटर, तो वैल्यू कम हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। और आई थिंक मुझे लगता है ये सॉल्व करके देखो आप, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ठीक, तो एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, अब टी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, तो उसको इंटीग्रेट करो। अब मैं, तो पूरे को टी लेंगे। हाँ पूरे को टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो आ जाएगा। तो पूरे को टी लेंगे, दिक्कत ये है कि क्यूब, फिर यहाँ पे वो चाहिए हमें, यहाँ तो सिर्फ एक्स है ना, तो एक्स तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में आता है, एक्स स्क्वायर को टी लेना पड़ेगा। और 2 हट जाएगा। हाँ लेकिन 2 तो हट जाए। लेकिन वहाँ एक्स क्यूब चाहिए उसके लिए, एक्स की पावर 4 वाले टर्म को, तो वहाँ एक्स क्यूब चाहिए ना, ताकि, तो एक्स स्क्वायर को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी रहेगी। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ईजी है ना। ओके, तो लॉग
टी प्लस एक्स बाई टू, उससे आ जाएगा आंसर, तो मुझे लगता है फाइनाइट ही आएगा, तो है ना। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, लेस देन मोर देन कर सकते हैं। थोड़ा एक और मैं काम करूं इसको सिमिलरली, तो मुझे लगा इस तरीके से ही करना पड़ेगा इसको। अभी मोर देन इक्वल टू बनाया, और मान लो अगर ऐसा होता कि ये इन्फिनिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ कि ये इन्फिनिटी आ गई, तो अगर ये इन्फिनिटी आ गई तो मतलब ये छोटी वाली डाइवर्स करी तो बड़ी वाली डाइवर्स करेगी। अब मुझे जैसे अब अगर फाइनाइट आ रही है तो मुझे ऐसा देखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू किसी इंटीग्रल से मैं इसको लेस करवा दूं, है ना। अब ऐसा करें कि लेस देन इक्वल टू समथिंग हो जाए, और उसमें जैसे लेस देन इक्वल टू मैं बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ कि है ना, कुछ ऐसा बना लेंगे जैसे फाइनाइट हो जाएगा, तो वैसे कर सकते हैं हम लोग। विच इज नॉट फाइनाइट, ये पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट नहीं है, मतलब किसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। ठीक है ना, उससे सॉल्व करके देखो उससे क्या आता है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो होता था ना, एक्स अपॉन यहाँ पे, अच्छा ये इन्फिनिटी ही आ जाएगा फिर, तो देखो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे ना, इन्फिनिटी नहीं आ जाएगी, तो हो तो गया, तो ये फाइनाइट नहीं है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इन्फिनिटी ही आ जाएगी। लॉग है ना, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, और एक्स को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो इसकी आंसर जो इन्फिनिटी है, तो इससे ये पता चल गया कि ई एक्स भी अब इन्फिनिटी से ज़्यादा है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कि छोटे वाली इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी है तो बड़ी वाली इन्फिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी क्या है, इन्फिनिटी हो सकती है, तो इसीलिए ये फाइनाइट तो नहीं है। वैसे ही आप ई एक्स स्क्वायर का चेक करो, वैसे ही ई एक्स, तो ये हमने कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, मैं क्वेश्चन को करेक्ट मान के सॉल्व कर रहा हूँ कि करेक्ट है, तो इस तरह से करना पड़ेगा, तो है ना, तो इस तरीके से आप ट्राई। जी, तो हाँ, दस दस क्वेश्चन ईच डीपी में, 10 क्वेश्चन होंगे जस्ट विथ आंसर की, है ना, ये है 5 और 7। 5 में क्या है, 5 है कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल जिसका एम जी एफ ये है ना, तो आपको एम जी एफ दे रखा है, तो ये किसका एम जी एफ है पहचानिए, 2/2 माइनस टी, कौन से रैंडम वेरिएबल का एम जी एफ है ये, या 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो 1/1 माइनस टी बाई टू, तो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/2, आई थिंक ये होगी, एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी ना, तो ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट टी, हाँ, रेट इसका 2 होगा, मीन 1/2 होगा, वो एक्सपोनेंशियल है। अब बोल रहा है वाई ये है, तो बताओ मोड ऑफ वाई क्या होगा, तो मोड ऑफ वाई के लिए इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं तो मुश्किल नहीं है, एक्स एक्सपोनेंशियल है तो वहां से आ जाएगा, देखिए मैं बता देता हूँ सॉल्व करके, तो मतलब थोड़े से आप दिमाग यूज करेंगे ठीक से ना, आसान तो हो जाएगा सॉल्व। देखिए इसमें क्या करना था कि मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से कि x जो है एक्सपोनेंशियल विथ रेट इसका आएगा 2, तो इसका जो पीडीएफ आएगा ना, पीडीएफ रेट 2 है, 2 e⁻⁻2x x मोर देन इक्वल टू 0, इसका mgf निकालेंगे वो आएगा, आपको याद रखना, मैंने बोला mgf देख के पहचानना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आ गया। इसका जब आप cdf निकालेंगे तो आएगा 1 - e⁻²x, यही है, अच्छा -2x, और यहाँ 1/1 - कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, y का पीडीएफ निकाल सकते हैं, अगर मैं ट्रांस जी जी जी, तो यहाँ से जब आप करेंगे सो एफ वाई ऑफ वाई बराबर एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, ये लगा लीजिए, तो इससे क्या आ जाएगा, y का पीडीएफ आ गया, और अगर y का पीडीएफ आ गया तो मोड क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, हाँ, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच पीडीएफ ऑफ y इज मैक्सिमम, तो इससे कीजिए, तो ये अप्रोच है। हाँ, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, डीपीपी जान के डिफिकल्ट बनाए गए हैं, जो पीवाईक्यू से थोड़े हाई लेवल के बनाए गए हैं, ताकि बच्चों को है ना एक अच्छा लेवल अचीव कर लेंगे, वो पीवाईक्यूज करोगे इससे आसान लगेगा, अगर इसके बाद अगर कोई पीवाईक्यू करेगा तो उसको बहुत आसान लगेगा, ये चीज़ें हैं, लेकिन पहले, हाँ पहले पीवाईक्यू करेंगे तो हो जाएगा। अगला कौन था, 7, हाँ 7 जो है तो 7th में भी कहीं ना कहीं, अरे
तो ये जो 7th है, इसमें क्या बोला हुआ है, e की पावर t, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। फिर से आप mgf को ध्यान से देखिए, तो ये है e की पावर 2t माइनस e की पावर t अपॉन t इंटू 2 माइनस 1। क्या ऐसा लिख सकता हूं? तो अब आपको पहचानना पड़ेगा x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, mgf को देख के डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना पड़ेगा। तो ये है यूनिफॉर्म 1,2। हाँ 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वो मैंने ऐड किया ताकि मुझे दिखे, e की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी टाइम बी माइनस ए। अब ये हो गया, तो अब ये e की पावर माइनस टी फिर से है। अच्छा तो ये तो कुछ करना ही नहीं था। आप बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस, e की पावर टी एक्स, यही तो होता है mgf। और ये मुझे दे रखा है यहाँ पे e की पावर 2t माइनस ई की पावर t अपॉन टी। अब बोलो t को ऐसा क्या रखोगे तो ये बन जाएगा, t को -1 रख दीजिए, आ गया आंसर। तो कुछ नहीं करना आपको इसमें, t को आप -1 रख दीजिए, सो e की पावर -x और यहाँ से t को -1 रख दीजिए, तो e की पावर -2 माइनस ई की पावर -1 अपॉन -1, t को माइनस, ये आंसर है। देखिए कौन सा आएगा। अच्छा इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा लोअर बाउंड पूछा है, ओ कोई दिक्कत नहीं है, तो लोअर बाउंड हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा, देखना है क्या पूछा है, विच कैन बी लोअर बाउंड, तो कोई बात नहीं लोअर बाउंड आ जाएगा। देखिए सो ये आया e की पावर -1 माइनस ई की पावर -2। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं रफली। हाँ फिर इन चारों को कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या होता है कि वो नंबर जो उससे बड़ा हो, मतलब जैसे मुझे ये चाहिए, लोअर बाउंड का मतलब है दिस इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है। तो इन चारों में से कौन सा नंबर है जिससे ये ज्यादा है, मतलब इससे छोटी वैल्यू जो भी होगी वो सब आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आंसर आया ना, इससे छोटी जो भी ऑप्शंस हैं, हाँ तो ये 0.2 जैसे हो गया। तो अब आप देखिए ये किसकी वैल्यू आई, इसकी आई 0.2, तो इसका लोअर बाउंड पूछ रहा है, तो लोअर बाउंड इसका लोअर बाउंड पूछ रहा है ना, तो मतलब ये किस नंबर से ज़्यादा है, तो इससे छोटी वैल्यू देख लीजिए कौन कौन सी है, सब सही हो जाएगा। हाँ कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लेंगे इससे छोटी कौन कौन सी है, वो आंसर है। तो यहाँ पूछा है इसने लोअर बाउंड, तो ठीक है जी, बाकी लोग घर बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करो, डाउट पूछो। मतलब तुम असाइनमेंट डिसाइड करो, फिर मैं डिस्कस भी एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि मैं सारे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि इतने असाइनमेंट है कि मुझे 10 साल में भी शायद क्लास में 1 घंटे क्लास हो रही, 1.5 घंटे, तो इसमें नहीं हो पाएगा सारे क्वेश्चन। तो आपको सारे सॉल्व करने, डाउट मेरे से डिस्कस करने, अभी पूछो है ना, डाउट क्लास में पूछो, ग्रुप में पूछो, कहीं भी पूछो, बट डिस्कस करो डाउट, तब सीखोगे। और बताओ भाई जिनका डाउट है, जिन्होंने सॉल्व किए हैं। तो ये 125 डीपीपी था ना। हो गया आज, चलो फिर यहीं स्टॉप करते हैं, लग रहा है सबका डाउट खत्म हो गया। तो सच्चाई ये है कि कुछ लोगों ने सॉल्व किया, कुछ लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया सॉल्व करना शायद, है ना। आप डिसाइड कर लो क्या करना है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कौन सा डीपीपी करने हैं, ग्रुप में शेयर कर लो, ग्रुप में बता दो, मैं भेज दूंगा उसमें चाहो तो, और वही डिस्कस कर लेंगे। तुम लोग डिसाइड कर लो जो एटलीस्ट जो लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, देखो प्रॉब्लम सबके साथ है ना, सब कहीं ना कहीं बिजी है, तुम भी होगे, लेकिन तुम्हें इसी में टाइम निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है, अब देख लो क्या इंपॉर्टेंट है वो करो, ये है। बाकी असाइनमेंट तुम कोई भी डिसाइड कर लो, डीपीपी देख लो, या तुम्हें जो ठीक लगता है, जो मुश्किल लगता है वो सॉल्व करो, फिर वो हम कल डिस्कस कराऊंगा। तुम चाहो तो मैं कहूँगा पहले पीवाईक्यू सारे कंप्लीट कर लो जो पीवाईक्यू वाले हैं, नहीं तुम्हें ये वाले डीपीपी करना कोई दिक्कत नहीं है, तुम डीपीपी कितने कर सकते हो, एक में 10 है, तो अगर ऐसे 10 लोग 100 क्वेश्चन हो गए, तो देखो कोई 10 सेलेक्ट कर लो डीपीपी चाहो तो, तुम देख लो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। जो यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल पे कौन से 10 असाइनमेंट होंगे, 1 to 10 करोगे, 1 to 10 करके आ जाओ, यही में इसी में, है ना। 1 to 10 आई थिंक रैंडम वेरिएबल का ही है ना, कि उसने रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट किया हुआ है, तो डीपीपी 1 से 10 सॉल्व कर लो। हम्म
हाँ वही, तो अभी मैंने वही पढ़े हैं अभी तो देख लो जो रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट पे हैं 1 से, है ना, 1 से 25 तक कर सकते हो, देख लो 1 to 25 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मेरे को ज़्यादा हो जाएगा कल तक के लिए, लेकिन देख लो अगर कर सकते हो तो। ये है जो पहले सॉल्व कर रखा है, ठीक है, नहीं तो सॉल्व करो और बचाओ। हाँ जी, ये राज क्या पूछ रहे हैं, असाइनमेंट में किस किस कैसे कैसे प्रायोरिटाइज करें, PYQ DPP मॉक कंसल्ट, सवाल नहीं बनते तो मोरल डाउन। अरे अभी शुरुआत है, अभी तुम लोग, एक तो पता नहीं तुम लोग क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि अभी तैयारी शुरू की है एकदम PYQ तुम पूरा कर लोगे। एक तो जो बच्चे BSc बहुत ढंग से किए हैं उनसे भी PYQ नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादातर तुम कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं जो पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बस एक बार सर आपने पढ़ा दिया मेरा सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नहीं होता है भाई, ऐसे थोड़ी है कि एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग टेक्निक है, हम जो पढ़ा रहे हैं बेसिक थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ समझ के लिए कि डेफिनेशन क्या है, थ्योरम क्या है। अब अप्लाई कैसे करना हो तो तुम्हारे जो तुम्हारी मेंटलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, जो बचपन से तुमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप किया उस पर डिपेंड करेगा ना। ये थोड़ी है कि मैं एक बार थ्योरी पढ़ा दिया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं हो रहे वो पूछो, तो उससे सीखने को मिलेगा। प्रायोरिटाइज कैसे करोगे तो वो तुम देख लो, तुम्हारे लिए मैं तो ये कहूँ पहले PYQs करो, जो सिलेबस तुमने कवर किया देखो उस सिलेबस के ही क्वेश्चन करो, बाकी है तो इग्नोर करो। अभी जब सिलेबस पूरे हो जाएंगे तब ऐसा होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, तो अभी तक उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नोन हो चुकी हैं, तो वो तुमसे ऑब्वियसली बेटर होंगे। जो तैयारी शुरू ही की हो अभी और चाहते हो 4 दिन में पूरा एक एक क्वेश्चन मुझसे 100% हो जाए, कैसे हो जाएगा भाई, मुझसे नहीं होते सारे क्वेश्चन। अब मैं तो इतने 5 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो क्यों एक्सपेक्ट करो, परफेक्शन थोड़ी चाहिए मुझे एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये चीज़ है। तो परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ जितना तुम कर सकते हो तुम करते रहो, अपना एफर्ट्स देते रहो। परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें परफेक्ट बनोगे तब एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। परफेक्ट कोई नहीं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन एग्ज़ाम निकालने के लिए एक लेवल बस अचीव करना है तुम्हें। 50-60% क्वेश्चन ढंग से करना आ गया तुम्हें तो ठीक ठाक लेवल हो गया तुम्हारा, उसको और इंप्रूव करो जितना तुम कर सकते हो, और डोंट एक्सपेक्ट कि सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। अब मॉडल डाउन क्यों होगा, तुम सीखो, है ना। ऐसे थोड़ी है शुरुआत की और सब हो जाएंगे, है ना, बाकी फिर तो बिना मेहनत के सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे और पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए पहले PYQs कर लो, चाहो तो DPP कर लो, असाइनमेंट कर लो, मॉक टेस्ट एक रेगुलर इंटरवल पे, तो 2 दिन में एक, 3 दिन में एक, सप्ताह में एक, अभी ऐसे कर लो चाहो तो। और डिस्कशन बाद में एक एक मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा सिलेबस के बाद। अभी मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम लोग वापस एक बार एक एक करके डेली, जैसे भी डेली थ्योरी क्लास चल रही है वैसे ही डेली मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा एक एक। तो पहले अटेम्प्ट किए रहोगे तो डाउट पूछोगे ये, वरना डेली एक एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सिलेबस जब खत्म हो जाएगा सितंबर तक अगर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में 2 फरवरी को एग्जाम है, जनवरी तक क्लास चलेगी, तो कितने होंगे, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, 4 महीने जो होंगे हमारे पास, उस 4 महीने में क्या DPP डिस्कस होंगे, मॉक टेस्ट डिस्कस होगा, और वो भी सारे नहीं करा पाऊंगा, 200 डिस्कशन तो हो ही नहीं पाएगा। तो उसमें भी मुझे देखना पड़ेगा कौन सा डिस्कस करना है, क्योंकि है ना लिमिटेशन है, अब 200 दिन चाहिए 200 डिस्कस करने के लिए, उतना होना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए मुझे 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम करना पड़ेगा फिर उसके लिए, है ना। एनीवे मतलब जो होगा मतलब मेरे से हेल्प लो जितना हो सकता है, बाकी एफर्ट्स खुद करो। ठीक है, चलो अब यहीं स्टॉप करते हैं, फिर गेट की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी कोशिश करो, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स डालो, हो जाएगा। चलिए थैंक यू। हाँ